नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिन पर। शाम के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आपके केमिस्ट्री क्लास का। काफ़ी लंबे समय बाद अपनी मुलाकात हो रही है। पिछले क्लास में हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया था, आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 12th का 11वां लेसन है ना, जिसके अंदर एल्कोहल और फिनॉल के बारे में हमने मुख्य रूप से चर्चा की थी। आज जो हम नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका जो 4th लेसन है 12th केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। वो लेसन जो है आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, आपका रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बल गतिकी लेसन 4 जो है आपका, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम बात करेंगे जो अभिक्रियाएं जो होती है उनका वेग जो है उसके बारे में बात करेंगे, और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को या यूं कह सकते हैं अभिक्रिया की जो दर है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें कि इसका जो वेटेज जो होता है आपके बोर्ड क्लास के अंदर, यानी 4 नंबर के प्रश्न जो है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आपके केमिकल काइनेटिक्स को लेकर 4 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं, है ना। रासायनिक बल गतिकी किसे कहेंगे, तो ये हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। देखिएगा, अभिक्रियाएं जो है अलग अलग प्रकार की होती है। वेग के आधार पर अपन देख सकते हैं, दिशा के आधार पर अपन देख सकते हैं, उष्मा के आधार पर अपन देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है। एक आपने और भी पढ़ा होगा, गिब्स ऊर्जा के बारे में पढ़ा होगा। गिब्स ऊर्जा जिसे हम क्या करते हैं, डेल जी से प्रदर्शित करते हैं। गिब्स ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। गिब्स ऊर्जा आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है। डेल्टा जी से इसको हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यदि गिब्स ऊर्जा का मान क्या हो, 0 से ज्यादा हो, या यूं कह सकते हैं हम गिब्स ऊर्जा का मान अगर क्या हो, धनात्मक हो। यदि किसी अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा का मान क्या हो, धनात्मक हो, तो ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती है, स्वतः होती है। कैसे होती है, स्वतः। यदि गिब्स ऊर्जा का मान डेल जी, गिब्स ऊर्जा का मान क्या हो, अगर 0 से कम हो, या यूं कह सकते हैं हम ऋणात्मक हो, गिब्स ऊर्जा का मान क्या हो, यदि ऋणात्मक हो, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, अस्वतः होती है, अपने आप नहीं होती है, हमें उसकी किसी न किसी बाह्य प्रक्रम की आवश्यकता पड़ती है। और यदि गिब्स ऊर्जा का मान जो है वो क्या हो, 0 हो, तो वो यहां पर क्या होती है, साम्यावस्था होती है। क्या होती है, साम्यावस्था। और साम्यावस्था कौन सी अभिक्रिया में स्थापित होता है, जो अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती है, यानी उत्क्रमणीय होती है, या जिसे अपन कह सकते हैं रिवर्सिबल अभिक्रियाएं जो होती है, उन अभिक्रियाओं में क्या होता है, साम्यावस्था जो है वो स्थापित होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपके गिब्स ऊर्जा के बारे में छोटी सी मैंने एक जानकारी दी है। गिब्स ऊर्जा के बारे में आपने 11th में डिटेल में पढ़ा होगा, और कभी वक्त मिलेगा तो इसके बारे में भी हम और चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि वेग के आधार पर जो अभिक्रिया की बात करें तो वो कितने प्रकार की हो सकती है। वेग के आधार पर बात करें तो यहां मैं अभिक्रिया को वेग के आधार पर जो है 3 भागों में जो है मैं विभाजित करूंगा अभिक्रिया को वेग के आधार पर। यानी सबसे पहले जो बात करते हैं, मैं बात करता हूं पहली अभिक्रिया, जैसे मैं कह देता हूं तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया। दूसरी मैं ले लेता हूं मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। और तीसरी ले लेता हूं मैं अति मंद अभिक्रिया, जो बहुत ही धीमी गति से होती है, अति मंद अभिक्रिया। वेग के आधार पर मैं जो है अभिक्रिया को 3 भागों में यहां पर विभाजित कर रहा हूं। कौन कौन से, आपके तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और अति मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिन्हें पूर्ण होने में बहुत ही कम समय लगता है, पलक झपकते हैं ना अपन, उससे भी तेज होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, बहुत ही तीव्र गति से होती है, उन अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इतनी तेज होती है कि इनका वेग ज्ञात करना संभव ही नहीं होता है। इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में, यानी 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻6 सेकंड में ये अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती है।
तीव्र अभिक्रियाएं जो है इतनी तेज होती है कि 10 की घात -14 से 10 की घात -6 सेकंड में पूर्ण हो जाती, बहुत ही तीव्र गति से होती है, इतनी तेज होती है कि इनका वेग ज्ञात करना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जो 10 की घात -14 से 10 की घात -6 सेकंड में के समय में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया। एक तो यार ये लीड का वायर बहुत लंबा है, इसको थोड़ा छोटा कर दो, हाँ खींच के थोड़ा कम कर दो, ये पैरों में फंस रहा है मेरे। हाँ 1 मिनट थोड़ा ये, हाँ चलो अब ठीक 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 बराबर। देखो तीव्र अभिक्रिया जिन्हें पूर्ण होने में 10 की घात -14 से 10 की घात -6 सेकंड का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया। सर इसके कोई उदाहरण बहुत सारे हैं, चलो उसके बात कर लेते हैं उदाहरण के बारे में। देखिए इसके अपन उदाहरण की बात कर लेते हैं, भाई तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, कौन कौन सी। जैसे अवक्षेपण अभिक्रिया की बात करते हैं, कोई भी जो अवक्षेप वगैरह जो आता है, अवक्षेपण अभिक्रिया यानी जिसके अंदर अपने को अवक्षेप प्राप्त होता है ना, जिसे अपन कह सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें अपने को अवक्षेप प्राप्त होगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसकी क्रिया मैं कराता हूं, अगर मान लो किसके साथ कराता हूं, सोडियम क्लोराइड के साथ करवाता हूं मैं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl + NaNO3, सिल्वर नाइट्रेट। ये भी इतनी तीव्र अभिक्रियाएं होती है कि यहां पर भी पलक झपकते आपको सफेद अवक्षेप जो है वो प्राप्त हो जाएगा। पलक झपकते ही मतलब आपने डाला, पलक झपकने से पहले ही क्या हो जाएगा, श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। वो होती है आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया। और जैसे बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आप पढ़े होगा आप सबने। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। HCl + NaOH ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है। ये क्या बना देगा आपका, सोडियम क्लोराइड, बस और बाहर के निकल जाएगा H2O। उदासीनीकरण अभिक्रिया है ना, कि वे अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, 10 की घात -14 से 10 की घात -6 सेकंड का समय लगता है, और सामान्य ताप पर इन अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात करना संभव नहीं होता है। इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में अवक्षेपण अभिक्रिया हो गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई, है ना। सामान्य ताप पर इनका वेग जो है अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो अभिक्रिया आती है आपकी, वो आती है मंद अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिनका सामान्य ताप पर वेग ज्ञात किया जा सकता है। सामान्य ताप पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जा सकता है, उससे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी उन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट तक का समय लग सकता है, वो होती है आपकी मंद अभिक्रिया। क्या होती है, मंद अभिक्रिया। सर कोई उदाहरण, बिल्कुल इसके उदाहरण तो बहुत सारे मिल सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं एसिटिक अम्ल, है ना। एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH, इसको मैं थोड़ा खोल के लिख रहा हूं, CH3 है ना, ये ऐसे होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसकी क्रिया करा रहा हूं मैं एथेनॉल के साथ करवा रहा हूं। एथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH। ठीक है, इसके साथ मैं अभिक्रिया करवा रहा हूं। अब यहां पर क्या होगा, जब अपन देखेंगे, जब इनकी क्रिया कराएंगे तो यहां से क्या होगा, जल का एक अणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस तरह से जल का अणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, देखो ये बचा आपका CH3C⋅O, और इधर क्या बचा, ये O बच रहा है, और इधर आप, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं C2H5। शॉर्ट में लिख सकता हूं ना, कार्बन 2 और 3 और 2, 5 हाइड्रोजन, C2H5। ये हो गया एस्टर, एस्टर का निर्माण, है ना। जब क्या होगा, एसिटिक अम्ल की क्रिया में किसके साथ कराऊंगा, एल्कोहल के साथ कराऊंगा, तो जल के एक अणु का निष्कासन हो जाएगा, जल का एक अणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगता है, लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब इस अभिक्रिया का वेग हम ज्ञात कर सकते हैं, इसका हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनका सामान्य ताप पर वेग ज्ञात करना संभव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम अति मंद अभिक्रिया, यानी जो अभिक्रियाएं बहुत ही धीमे वेग से संपन्न होती है, जिन्हें पूर्ण होने में महीनों या वर्षों लग जाते हैं, बहुत ही धीमी गति से होती है, बहुत ही धीमी गति से,
कई महीने लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, यहाँ तक कि 100 वर्ष भी लग जाते हैं अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में। वो होती है अति मंद अभिक्रिया। 2 महीने से लेकर 3-4 महीने तो मतलब मान चलते सकते हैं अपन, तो वो होती है आपकी अति मंद अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में महीने या कई वर्ष लग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। सर कोई उदाहरण? बिल्कुल है, उदाहरण भी है। देखो इधर, जैसे उदाहरण के रूप में अपन ले सकते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना क्या 1 दिन में लग जाता है? क्या नहीं लगता है। 2 दिन में लग जाता है? क्या नहीं लग जाता। क्या 10 दिन में लग जाता है? नहीं लगता है। जंग लगने में महीना 1.5 महीना तो कम से कम लगता ही है रे। ठीक है। दूसरा, कार्बन का हीरे में परिवर्तित होना। कार्बन का हीरे में परिवर्तित होना, यह भी क्या है? एक अति मंद अभिक्रिया है। तीसरा और ले लो, जीवाश्म ईंधन का निर्माण। जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सारे के सारे आ गया पेट्रोलियम पदार्थ। जीवाश्म ईंधन का निर्माण, तो ये सारे के सारे आपके क्या है? अति मंद अभिक्रिया है। इनको पूर्ण होने में कई महीने या वर्ष लग जाते हैं, कई महीने या वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। तो ये एक अभिक्रिया के वेग के बारे में या वेग के आधार पर अभिक्रियाओं की हमने एक बेसिक जानकारी जो है वो हमने ली थी। तो क्या सर यहां से ही हमारे क्वेश्चन बनेंगे कि अरे नहीं रे, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, चैप्टर तो शुरू अब होगा। ये तो मैं ऐसे बता रहा था बेसिक। सर मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं है बेटा, सीरियस है ना। अब बात करते हैं हम अभिक्रिया के बारे में। भाई जो अभिक्रिया के बार बार बात करें कि वे अभिक्रिया जिन्हें पूर्ण होने में इतना समय लगता है, ठीक है, तो वो तीव्र अभिक्रिया हो गई। एक हो गई थोड़ा कम समय लग रहा है तो मंद अभिक्रिया, एक बहुत ज्यादा समय लग रहा है तो अति मंद अभिक्रिया। अब बात करते हैं आपका जो मुख्य जो टॉपिक है, जहां से आपका लेसन जो है ना वो प्रारंभ होता है, वो होता है अभिक्रिया के वेग से। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर जिसे हम कहते हैं, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर क्या होती है उसको समझते हैं हम, है ना। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर जिसे अपन दर्शाते हैं आर से, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं अपन अभिक्रिया की दर। क्या होता है? देखो कोई भी अभिक्रिया होती ना, उसमें देखो जैसे A प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं? AB बना रहे हैं, मान लेते हैं अपन A प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं? AB बना रहे हैं। तो बताओ ये क्या है? आप कहोगे सर ये है अभिकारक। ये क्या है? आप कहोगे सर ये है उत्पाद। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो अभिक्रिया से बनता है, जो अभिक्रिया से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अब बताओ कि शुरुआत में अगर अभिक्रिया नहीं हुई, अभी अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है, तो मात्रा ज्यादा किसकी होगी? अभिकारक की होगी या उत्पाद की होगी? अब आपको सिर्फ गुरुजी के बोली बातें करो, अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है तो उत्पाद बनेगा कैसे? पहले अभिकारक होगा तो उत्पाद बनेगा। इसका मतलब अभिकारक पहले ज्यादा था और जैसे जैसे अभिक्रिया होगी उत्पाद बनता जाएगा, अभिकारक क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम। किसी भी अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिकारक क्या होगा? ज्यादा होगा, और जैसे जैसे अभिकारक किसमें बदलेगा? उत्पाद में बदलेगा, तो अभिकारक क्या होता जाएगा? कम, और उत्पाद क्या होता जाएगा? अधिक। क्लियर? यानी एक बात तो तय है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता कम होती है, जबकि उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। कुल मिला के परिवर्तन दोनों में ही हो रहा है, अभिकारक की सांद्रता में भी हो रहा है और उत्पाद की सांद्रता में भी हो रहा है। एक की सांद्रता बढ़ रही है और एक की सांद्रता घट रही है। तो अभिक्रिया का वेग किसे कहेंगे? देखो, प्रति एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और इस परिवर्तन में लगा समय क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। तो गुरुजी फॉर्मूला बनाओ। अरे बना दिया, लो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन
सांद्रता में परिवर्तन, और नीचे क्या जाएगा, परिवर्तन में लगा समय। बस हो गया ये फॉर्मूला, परिवर्तन में लगा समय। इसी को तो कहते हैं हम क्या, अभिक्रिया का वेग। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति एकांक समय में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं या अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कह देंगे, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कह देते हैं। चलो इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं यार। शॉर्ट में देखो, R बराबर प्लस माइनस dc अपॉन dt, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। C यानी कंसंट्रेशन हो गया, सांद्रता में परिवर्तन, और T क्या हो गया, यहां पर परिवर्तन में लगा समय, है ना। C क्या हो गया, अब यहां पर D क्या आ रहा है, आप देखो अपन जब भी कोई परिवर्तन होता है ना तो अपन उसके आगे क्या लगाते हैं, D लगाते हैं, यानी अंतर निकालते हैं अपन कोई अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, पहले सांद्रता कितनी थी अब कितनी है ना, तो उसका अंतर अपन डेल्टा लिखते नहीं लिखते हैं, ये आप सब जानते हो, बेसिक चीजें हैं। देखिए अब बात आती है कि गुरुजी ये प्लस माइनस को की रोड़ो है, ये प्लस माइनस क्यों लगाया आपने। देखिए ये प्लस बताता है किसको, अभिकार सॉरी उत्पाद को बताता है, किसको बताता है, उत्पाद को, और माइनस लगेगा किसके लिए, अभिकारक के लिए। गुरुजी क्यों लगेगा, उत्पाद के लिए प्लस क्यों लगेगा और अभिकारक के लिए माइनस क्यों लगेगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। क्यों लगेगा समझो। अभी हमने बात की थी कि समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है, जबकि उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। अभिकारक की सांद्रता घट रही है तो क्या लगा देंगे माइनस, और उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, समय के साथ साथ बढ़ रही है। उत्पाद की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ रही है, इसलिए क्या लगेगा, उत्पाद के आगे तो क्या लगेगा प्लस, और अभिकारक के क्या लगेगा माइनस। ध्यान रखना कि इन चिन्हों का गणितीय कोई महत्व नहीं है, ये केवल प्रतीक चिन्ह है। प्लस माइनस यहाँ गणित का कोई महत्व यहाँ पर नहीं है, गणितीय चिन्ह नहीं है। गणित की दृष्टि से इसका कोई मान नहीं है कि किसी का आगे माइनस लिख रखा है इसका मतलब उसका मान ऋणात्मक है, ऐसा नहीं है। ये केवल ये बताते हैं कि माइनस लगा हुआ है मतलब ये बताएगा ये अभिकारक है, और प्लस लगा हुआ है ये बताएगा ये उत्पाद है। बाकी गणितीय दृष्टि से इन चिन्हों का कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं कि आप प्लस माइनस को गुणा करके माइनस लेके आ रहे हो या माइनस माइनस गुणा करके प्लस लेके आ रहे हो, इस झंझट में नहीं पढ़ना है, ठीक है। केवल और केवल इन चिन्हों का महत्व ये है कि ये माइनस का चिन्ह बताएगा कि ये अभिकारक है और प्लस का चिन्ह बताएगा कि ये क्या है, उत्पाद है, ठीक है। चलो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा अब मैं इस व्यवस्थित को विधिवत तरीके से आपको बताता हूं भी कैसे क्या किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके यहां से बनते हैं अभिक्रिया के वेग को लेकर। देखिएगा आर को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, अभिक्रिया का वेग आर बराबर प्लस माइनस 1 अपॉन एन डी अपॉन डी टी, ठीक है। अब मैं एक एक लिख रहा हूं, डीसी यहां पर क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, डीसी क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, dt क्या है, परिवर्तन में लगा समय है, परिवर्तन में लगा समय, और n यहां पर क्या है, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति। गुरुजी ओ की हो है रस समीकरण मिति, अरे रस समीकरण मिति जो अभिक्रिया या स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं ना, जैसे अपन लिखते हैं ना H2O, तो ये जो दो लिखे होते हैं ना इसके आगे दो दो ये वाले, इसी को कहते हैं रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। गुरुजी कोई एग्जाम्पल देंगे, बिल्कुल देंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करते हैं। बहुत ईजी चैप्टर, बहुत ईजी, ढंग से पढ़ लोगे गारंटी है एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी नहीं कटेगा, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। चलो इसमें कुछ फंसाते हैं अपन, है ना। मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, समझना ध्यान से, उसको लिखना सीख जाओ, पहले पहले ये फॉर्मूला है ना फिट करना सीख जाओ, बहुत इजी होगा। देखो कैसे होगा, देखो जैसे मैं लिख रहा हूं N1A प्लस N2B, ये मिलके बना रहे हैं M1C प्लस M2D,
ये बना रहे हैं। इसके लिए मुझे ये वेग का फॉर्मूला सेट करना है। कैसे करेंगे देखो, r बराबर ये क्या है, मैंने अभी बताया था, आगे जो संख्या लिखी होगी वो होती है रसमीकरण मिति गुणांक, यानी इस हिसाब से क्या लगेगा 1/n1 और dA/dt। बताओ ये अभिकारक है या उत्पाद है? आप कहोगे सर ये अभिकारक है, तो चिन्ह कौन सा लगेगा आगे, माइनस का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर आगे क्या है 1/n2 dB/dt। बताओ ये अभिकारक है या उत्पाद है? आप कहोगे गुरुजी ये क्या है, अभिकारक, तो चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस। बराबर क्या है आगे, तो 1/m1 dC/dt। बताओ ये क्या है, उत्पाद है या अभिकारक? आप कहोगे गुरुजी ये उत्पाद है, और उत्पाद के आगे कौन सा चिन्ह लगता है, उत्पाद के आगे प्लस का चिन्ह लगा, तो लगा दो। बराबर ये क्या है 1/m2 dD/dt। क्या है, अभिकारक या उत्पाद? गुरुजी उत्पाद, तो प्लस का चिन्ह लगा दो, ये लगा दिया। ठीक है, ऐसे लिखना है। इसको सेट करने का तरीका ये है, ये सीख जाओ पहले, अभिक्रिया के मतलब चैप्टर के शुरुआत में बता रहा हूं मैं, ये चीज सीख ली ना बहुत इजी चैप्टर हो जाएगा। पहले ये चीजें सीख लो बेहतर तरीके से, बहुत इजी है। लिख लिया ना, लिख लिया क्या, मिटा दें, मिटा दें, चलो मिटा दिया है ना, मिटा रहा हूं, देखो ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, और कोई गुरुजी एग्जाम्पल और बता दें, टेंशन कहां लेते हो, और बता देते हैं। देखो इधर मैं लिख रहा हूं 5a + 3b, ठीक है, ये मिलकर बना रहे हैं 4c + 2d बना रहे हैं। ऐसे लिख लो, संतुलित हो, मैं तो चलो संतुलित कर लेते कि आपको कि गुरुजी संतुलित तो है नहीं, चलो ये से कर लो, ठीक है, ये कर लो, बराबर हो गया। 5a + 3b मिलकर क्या बना रहे हैं, 4c + 4d बना रहे हैं। इसके लिए आपको लिखना है रेट का फॉर्मूला लिखना है। चलो लिखो, r बराबर पहले लिखो क्या है 5a, तो क्या हो जाएगा 1/5 क्या होगा dA/dt। बताओ अभिकारक है या उत्पाद है? आप कहोगे गुरुजी अभिकारक है, तो चिन्ह कौन सा लगाऊंगा रे, माइनस। बराबर फिर क्या है 3b 1/3 dB/dt। बताओ अभिकारक है या उत्पाद? आप कहोगे गुरुजी अभिकारक, तो चिन्ह कौन सा लगाऊंगा रे, माइनस लगा दो। बराबर क्या है 1/4 जो मैंने लिखा था, आगे जो लिखा था उसको लिखना है, क्या है dC/dt। बताओ अभिकारक या उत्पाद? आप कहोगे गुरुजी उत्पाद, तो चिन्ह कौन सा लगाऊंगा रे, प्लस का लगा दो। आगे बढ़ो, बराबर क्या है 1/4 dD/dt। क्या लगाऊंगा बताओ, प्लस या माइनस? आप कहोगे गुरुजी अभिकारक, क्या लगेगा, प्लस। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, नहीं दिक्कत है ना। चलो छापो फटाफट, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरे आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखो यहां देखो, कभी कभी क्या आता है आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है। देखो अभिकारक जो है वो समय के साथ साथ क्या होगा, कम होगा। अभिकारक की जो सांद्रता है, या जो यूं कह सकते हैं मात्रा जो है, वो समय के साथ साथ क्या होगी, कम होगी, जबकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपन यूं कह सकते हैं कि अभिकारक के लिए कह सकते हैं कि अभिकारक की विलुप्त होने की दर, अभिकारक विलुप्त होगा और उत्पाद क्या होगा, बनेगा। तो यूं कह सकते हैं उत्पाद के प्रकट होने की दर। अब यहां से कई बार क्वेश्चन जो आता है ना, ऐसे रिलेशन को देख के पूछ लेता है कि मान लो कि बी के प्रकट, या बी के जैसे मान लो कि ये है आपका बी, ठीक है, कि बी के विलुप्त होने की दर इतनी है, तो डी के प्रकट होने की दर कितनी होगी, या डी के प्रकट होने की दर इतनी है तो बी के विलुप्त होने की दर कितनी होगी। क्वेश्चन जो आएगा कैसे आएगा मैं बताऊंगा आपको। ऐसे आएगा कि मान लो कि एक अभिकारक के बारे में कहेगा भी इसकी विलुप्त होने की दर इतनी है, तो इसके प्रकट होने की दर कितनी होगी, या इसके प्रकट होने की दर देके आपको इसके विलुप्त होने की दर पूछ लेगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, करना क्या है समझिएगा ध्यान से। एक मैं इसको मिटा के बताता हूं आपको व्यवस्थित तरीके से, ताकि आपको पता चले। डायरेक्ट में एक रिएक्शन लिखता हूं,
जैसे मैं लिख रहा हूं N2 प्लस 3H2 और ये मिलकर बना रहे हैं 2NH3, ठीक है, ये बना रहे हैं। क्लियर। अब सबसे पहले तो मुझे लिखना है इसके लिए R, लिखो R बराबर माइनस क्या हो जाएगा इसके लिए N2 अपॉन D N2 अपॉन dt। गुरु जी यहां तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, अरे इसका आगे कुछ है ही नहीं, लिखना चाहो तो बोले लिख लो 1/1। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो ये जो यहां पे 2 लिख रखा है ना, उसको लिख देते हैं यहां पर 1/2। नहीं, यहां आगे जो संख्या लिखी होगी ना वो लिखनी है, ये नहीं लिखना है, यहां गलती कर देते हैं। बराबर -1/3 dH2 अपॉन dt बराबर उत्पाद है तो प्लस 1/2 dNH3 अपॉन dt। तुम चाहो तो इसको कोष्टक में भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखो तो भी ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मैंने एक इक्वेशन आपके लिए लिख दी। अब आपसे क्वेश्चन दिया गया कि यदि हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर इतनी है तो अमोनिया के प्रकट होने की दर कितनी होगी, या अमोनिया के प्रकट होने की दर इतनी है तो हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर कितनी होगी। मतलब रिलेशन किनके बीच में पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में पूछ रहा है, रिलेशन इन दोनों के बीच में पहुंच रहा है। तो क्या लिख सकते हैं अपन, देखिए हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन के लिए यानी मैं लिख सकता हूं RH2 बराबर RNH3, ठीक है ना। अब RH2 क्या है आपके पास, ये रहा देखो ये वाला, तो इसके लिए लिख रहा हूं मैं -1/3 dH2 अपॉन dt बराबर NH3 क्या है आपका बताओ 1/2 dNH3 अपॉन dt, ठीक है। प्लस माइनस का चिन्ह लगा लो। मैंने कहा था चिन्हों का गणितीय कोई महत्व नहीं है, केवल ये बताते हैं कि ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, बाकी गणितीय रूप से चिन्हों का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अब इस 3 को मैं उधर कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, वज्र गुणा कर लेता हूं, तो इधर मुझे क्या मिलेगा बताओ dH2 अपॉन dt बराबर, इधर मुझे क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/3 dNH3 अपॉन dt, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर अमोनिया के प्रकट होने की दर की 3/2 के क्या होगी, बराबर होगी, यानी 1.5 गुना कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं, 1.5 गुना कह सकते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या बताओ, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। गुरुजी कोई इस प्रकार का कोई एक क्वेश्चन दे दो तो ठीक रहेगा, सोल्व करके बता दो तो अच्छा रहेगा। चलो बताते हैं, एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस टाइप का क्वेश्चन करके बताते हैं आपको भी कैसे इसके क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। मिटा दे, अरे मिटा दे क्या, चलो क्वेश्चन से पहले एक बात और बताना चाहूंगा। अगर आपसे पूछ ले कि अभिक्रिया का जो वेग है इसकी इकाई क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा, इसकी इकाई आपसे पूछ ले तो बताओ ये ऊपर क्या है बताओ, आप कहोगे सर ये तो है सांद्रता, और नीचे क्या है बताओ, समय, यानी सांद्रता बटे हुआ समय तो है। सांद्रता का मात्रक क्या होता है बताओ, मोल प्रति लीटर, और समय का मात्रक क्या होता है बताओ, सेकंड, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लेकिन ध्यान रखना ये जरूरी नहीं है, समय आपको मिनट में भी दिया हो सकता है, घंटे में भी दिया हो सकता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, है ना, ऐसे लिख सकता हूं भाई। मोल प्रति लीटर तो सही है, लेकिन समय आपको हो सकता है मिनट में दे दे या सेकंड में दे दे या घंटे में दे दे। तो ये अभिक्रिया के वेग का क्या हो गया, आपके मात्रक हो गया, उसकी इकाई हो गई, ठीक है। अब हम उस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है,
बाकी आप कोशिश करोगे घर पे, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक रिएक्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एक अभिक्रिया है, जैसे अपन लेते हैं एक काल्पनिक अभिक्रिया ले लेते हैं, चलो A + 2B ये मिलकर बना रहे हैं C + 3D बना रहे हैं, मान लेते हैं ये इस तरह से ये कोई अभिक्रिया बन रही है आपके सामने। ठीक है, अब यदि यहां पर मैं कह रहा हूं अभिक्रिया में यदि D के प्रकट होने की दर, D के प्रकट होने की दर 6 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो B के विलुप्त होने की दर क्या होगी? B के विलुप्त होने की दर क्या होगी? इस तरह के क्वेश्चन एक तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, ज्यादातर। चलो करते हैं। मैंने अभी बताया था कि जिसके प्रकट होने की दर और जिसके विलुप्त होने की दर पूछी जाए उनको रिलेशन में ले लो। जिनके प्रकट होने की दर और विलुप्त होने की दर पूछी जाए उनको क्या कर लो? रिलेशन में ले लो। क्या पूछा है? डी के प्रकट होने की दर और बी के विलुप्त होने की दर, तो इनको ले लो रिलेशन में। यानी मैं ले रहा हूं आर बी बराबर आर डी। ये तो पूछा है कि डी के प्रकट होने की दर आपको दी हुई है और आपको बी के विलुप्त होने की दर आपसे पूछी है। बी में लिखूंगा, देखो ये रहा अभिकारक है, तो क्या लिखूंगा मैं? 1/2 आगे 2 लिख रखा है ना, dB/dt। ठीक है, बराबर प्लस किस लिए? क्योंकि ये उत्पाद है और मैं बार बार कह रहा हूं कि इन प्लस माइनस का गणितीय कोई महत्व नहीं है। क्या हो जाएगा? 1/3 d/dt। क्या निकालना है? dB/dt, यानी इसके विलुप्त होने की दर निकालनी है। 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? dB/dt बराबर 2/3 dd/dt। ये है आपके, इसकी प्रकट होने की दर आपको दे रखी है। कहां पे दे रखी है? ये दे रखी है, देखो कुछ नहीं करना, उसको उठा के पटको, इधर पटको, सॉरी ये हो गया आपका dB/dt बराबर क्या है? 2/3 इंटू क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻⁻4 यही होगा। ये दे रखा है आपको। ठीक है, कट रहा है, काट लो इसको। तो ये क्या हो जाएगा आपका? dB/dt बराबर 4 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हो गई आपके बी के प्रकट होने की दर। कुछ भी नहीं करना है, जिसके बारे में पूछा जाए उनको रिलेशन में लो और जो जो क्वेश्चन में दे रखा, अभी मैंने तरीका बताया था वैसे के वैसे कर लो। क्लियर? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं और आपको मुझे क्या करना है? उस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जो है मुझे बताना है कि कैसे आपने उसको सोल्व किया है, क्या आपके पास उसका रिजल्ट आया है। ठीक है, फटाफट ले लो। जिनके बारे में पूछा जाए उनको रिलेशन में ले लो। यहां पर बी क्या है? उत्पाद। अभिकारक है तो अभिकारक की क्या होगी? विलुप्त होने की दर। डी क्या है? उत्पाद है तो उत्पाद की क्या होगी? प्रकट होने की दर होगी। ठीक है, इन दोनों को रिलेशन में ले लो। यहां से देखो आर बी, यानी मैं यहां से लिख सकता हूं, ये 2 लिख करके आगे तो देखो 1/2 हो गया dB/dt बराबर ये प्लस, मैंने कहा था इन चिन्हों का कोई गणितीय महत्व नहीं है। 1/3 यहां से आएगा 1/3। ठीक है, और देखो यहां से मुझे क्या चल निकालना है? इसकी विलुप्त होने की दर। तो ये 2 को मैं क्या करूंगा? इधर भेजूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, वज्र गुणा। तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा ना, वज्र गुणा करूंगा तो ऊपर की तरफ इधर। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है, यहां से दे रखा है, ये मैंने लिख दिया यहां पे जो दे रखा था। ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और वो आपको करना है, सोल्व करके बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में आप सोल्व करके उसका आंसर टाइप कीजिए भी कितना आ रहा है। एक क्वेश्चन, N2 +
3H2 और ये दे रहा है 2NH3। ठीक है, यदि अभिक्रिया में हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर 3 × 10⁻⁷ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो अमोनिया के प्रकट होने की दर क्या होगी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका मुझे आंसर करके बताना है कि आपने इसको सोल्व किया और आपका आंसर किया है। बहुत ही इजी चैप्टर है और मैं गारंटी लेके कह रहा हूं कि इस चैप्टर से आपका कोई भी जो नंबर है वो नहीं कटेगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ क्लासेस जो है हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही रिकॉर्डेड है, क्योंकि आरबीएससी का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का तो पूरा का पूरा अलग था, लेकिन केमिस्ट्री का जो सिलेबस है आपके एनसीईआरटी और आरबीएससी की बात करें, राजस्थान बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो लगभग 95% सेम है। और लास्ट ईयर हमने आरबीएससी 12th जो है उसका पूरा का पूरा सिलेबस हमने करवाया था और उसके वीडियो जो है यूट्यूब पे ऑलरेडी पहले से ही पड़े हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या कि ढूंढते नहीं है, तो जो चैप्टर या जो टॉपिक नए हैं या पिछले साल 1-2 चैप्टर हमने नए कराए थे, वो चैप्टर जो है या यूं कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से कुछ सिलेबस कट गया था। ठीक है, तो उसके वीडियो तो हम नए रिकॉर्ड करके आपके उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन जो चैप्टर हम पहले करवा चुके हैं उनके हम रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो हम अपलोड कर देंगे। आप उनमें से पढ़िए, आपका सिलेबस वही है, आप चिंता मत कीजिए। जो मैटर आपको दिया जा रहा है वो 100% आपके लिए कंप्लीटली आपके एनसीईआरटी के बेस के ऊपर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई करते रहिए, लापरवाही नहीं करनी है। विद्यालय सब जगह पे खुल चुके हैं, अब धार पे लग जाइए कि ऐसा नहीं कि हर बार आप प्रमोट की भाई प्रमोट कर रही है सरकार, प्रमोट करे, कब तक जियोगे प्रमोट के चक्कर में? प्रमोट के चक्कर में कब तक जियोगे यार। दूसरा कि नोट्स की अगर मैं बात करूं तो बार बार जैसे नोट्स की डिमांड आती है, तो नोट्स के लिए नीचे देखो, नीचे एक पट्टी भी चल रही है और जिस पे साफ साफ लिखा हुआ कि नोट्स को डाउनलोड करने के लिए या प्राप्त करने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन करें। तो करो ना यार। दूसरा, कॉल करने की जो बात है, बार बार कुछ बहुत सारे बच्चे रात को भी कॉल करते हैं। कॉल करने का जो समय है आपका सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक के बीच में आप कॉल कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कॉल करोगे तो कोई कॉल अटेंड करने वाला आपको नहीं मिलेगा, फालतू में आप परेशान होते रहोगे। इसलिए ऑफिस टाइम पे आप कॉल करें तो आपको जवाब मिलेगा। आपकी जो भी आपकी जो शंका है, आपकी जो डाउट है वो हो सकता है क्लियर किए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये क्लासें आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम बात करेंगे कि अभिक्रिया का जो वेग है, इसके वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, अभिक्रिया के वेग से अगर बात करें तो अधिकांश क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप कोशिश करना जिस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप उसकी फोटो खींच के आप व्हाट्सएप पे भेजिए। आपको जब भी हमारी फैकल्टी है उसको समय मिलेगा या मुझे समय मिलेगा, हम क्या करेंगे उसको सोल्व करके आपको आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।